हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल। और इसके आधार पे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को प्रूव करेंगे। बहुत आसान तरीके से हम लोग करेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है I इक्वल टू आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट पे होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन। इसको हम लोग बात करते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल से प्रूव करने के लिए। तो हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है? हाइगेंस प्रिंसिपल बोलता है कि सोर्सेस कोई भी हो, सोर्सेस कहीं भी हो, जहां डिस्टरबेंस होगा वहां से वो फ्रेश सोर्स का काम करेगा। पहली बात, जहां डिस्टरबेंस होगा वहां से वो फ्रेश सोर्स उसको माना जाएगा। दूसरी बात कि वेवलेट्स चारों ओर चलेंगे। अगर सपोज कीजिए कि इस जगह पे सोर्सेस को डिस्टर्ब किया गया तो यहां से वेवलेट्स चारों ओर चलेगा, चारों ओर जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर में जो फ्रंट साइड में, मतलब अगर वेव इधर जा रही है तो इस साइड में हम जो लुकस ड्रॉ करेंगे, या इस साइड जो जा रहा है इधर लुकस ड्रॉ करेंगे, दैट इज द न्यू वेव फ्रंट। इस दो चीज का ध्यान देना है। तीसरा, अगर रेज या वेव फ्रंट बहुत डिस्टेंस आ रहा है देन दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। तो मान लेते हैं हम लोग अब एक नॉर्मल सा सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है P और Q, ये है P और ये है Q, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और यहां से रेज आ रही थी बहुत दूर से, तो रेज ने यहां पर बनाया, देखिए A और B प्लेन वेव फ्रंट। रेज ने बना दिया प्लेन वेव फ्रंट, दैट इज A एंड B। वेव फ्रंट और जो सरफेस है, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, इसके बीच के एंगल जो होता है ना, इसको हम लोग I लेके चलते हैं। ज्योमेट्रिकली ये I के बराबर होता है। और यहां देखिए, अब यहां पर क्या खेल हो रहा है, रेज आ रही थी, सपोज कीजिए एक रेज ऐसे आ रही थी, दूसरी रेज ऐसे आ रही थी, ये सॉरी पैरेलल है, ये कुछ इस तरह से आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, दोनों दो रेज हम लोग लेके चले। अब देखिए ए पॉइंट पे ये डिस्टर्बेंस हो गया, देखिए क्यों? क्योंकि ए पॉइंट आके सरफेस को टच किया, बी अभी हवा में है, ये टच नहीं कर रहा है, तो बी अपने धुन में आगे बढ़ता चला जाएगा यहां, और बी पहुंच जाएगा सी पर, बी यहां से पहुंच जाएगा सी पर। लेकिन ये तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो यहां से एक फ्रेश सोर्स का काम ये करेगा पॉइंट ए पर, और यहां से ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ ये इधर चला और ये पहुंच गया, देखिए डी पर। और अब हम लोग ए और डी को रेडियस मान के एक हम लोग स्फीयर ड्रॉ करते हैं, एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, और उस स्फीयर पे सी से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वी ड्रॉ द सर्कल या स्फीयर taking center A and radius equal to A and D, and tangent from C on that sphere gives us the reflecting or reflected wave front। और इसके बीच का एंगल ये जो है, ये एंगल को हम लोग R से रिप्रेजेंट किया, ये एंगल हो गया R। तो देखिए I और R हम लोग को पता है। अब मीडियम चूंकि सेम है, मीडियम सेम है, रेज उसी मीडियम में आई और उसी मीडियम में गई, तो वेलोसिटी सेम रहेगा। जितने टाइम तक B से C पहुंची उतने टाइम तक A से D तक पहुंची। इसका मतलब है कि डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यानी कि सिंस मीडियम इज सेम देयरफॉर AD एंड BC आर इक्वल। पहली बात। अब देखिए B से C तक आने में टाइम T लगा, A से D तक जाने में टाइम T लगा। अब आप बोल सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट तक किसी भी रेस को जाने में टाइम T लगेगा। देखिए यहाँ B इंसिडेंट वेव फ्रंट पे है, और जब यहां पहुंचा था तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का फुट था। यहां पर देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट का ये फुट पे पहुंचा है, और यहां से चला तो ये रिफ्लेक्टेड का हेड है। तो यहां से यहां C तक आने में टाइम T लगा, A से D तक जाने में टाइम T लगा। मतलब
इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड तक जाने में टाइम सेम लगेगा, और वो टाइम कितना होना चाहिए, टी होना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि तब एक ऐसा वेव हम लोग खोजते हैं ना कि जो आ भी रहा है ऐसे और जा भी रहा है ऐसे। देखिए ये आ रहा है और ये जा रहा है, ये ई से जी तक गया भाया एफ। देखिए तो इसको भी टाइम टी लगना है, क्योंकि यहां से देखिए इंसिडेंट से आया और ये गया है रिफ्लेक्टेड तक भाया एफ, उससे कोई मतलब नहीं, टाइम टी लगना चाहिए। तो हम लोग अब इसके लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 90 होगा, यहां भी ये 90 होगा, तो इसके लिए टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टी जो है हमारा आ जाएगा ई एफ बाई भी, या सी कर दीजिए, ई एफ बाई या भी रखिए, डिस्टेंस बाई स्पीड, प्लस एफ जी बाई भी, वेलोसिटी है, कोई मीडियम चेंज नहीं है, आप भी रखिए या सी रखिए। बात देखिए आप सी ही रख दो, क्योंकि एयर को लेके हम लोग चल रहे हैं, अभी एयर है, एयर में रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो सी रखिए। अब देखिए ये टाइम, यानी कि यहां से यहां तक आने का टाइम और यहां से यहां तक जाने का टाइम, दोनों मिलकर किसके बराबर हुआ, टी के बराबर हुआ। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ई ए सी, देखिए साइन आई क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू पी बाई एच, इस एंगल के लिए तो हो जाएगा ई एफ, ये हो गया पी और एच हो गया बाई ए एफ। तो ई एफ इक्वल टू आ जाएगा ए एफ इंटू साइन आई, और फिर हम लोग लेकर आ रहे हैं इन ट्रायंगल जी सी एफ, सॉरी ई ए एफ, जी सी एफ, इसमें साइन आर इक्वल टू, देखिए इसके लिए साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी है एफ जी, तो एफ जी बाई एफ सी, और एफ जी इक्वल टू एफ सी साइन आर। तो देखिए ई एफ का भी वैल्यू हम निकाल दिए और एफ जी का भी वैल्यू हम निकाल दिए। इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं और इसको हम 3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टू एंड 3 इन इक्वेशन 1, देखिए 2 और 3 को इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा T इक्वल टू ई एफ। ई एफ की जगह हम लोग लिख सकते हैं ना, ए एफ साइन आई बाई सी प्लस एफ सी साइन आर बाई सी, यहां तक हम लिख सकते हैं। और एफ सी को हम लोग लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ, एफ सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए एफ। तो हम लोग अब इसको लिख दिया, चलिए इधर हम कर देते हैं, T इक्वल टू ए एफ साइन आई बाई सी प्लस ए सी माइनस ए एफ बाई ए एफ साइन आर बाई सी। T इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए एफ साइन आई बाई सी प्लस ए सी साइन आर बाई सी माइनस ए एफ साइन आर बाई सी। अब इन दोनों में से ए एफ बाई सी, टी इक्वल टू ए एफ बाई सी कॉमन निकालते हैं फर्स्ट और थर्ड में से, तो कितना बच जाएगा, देखिए साइन आई माइनस साइन आर प्लस ए सी साइन आर बाई सी। अब इस इक्वेशन में देखिए टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, ये हम लोग शुरू से मान के चले हैं कि इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड तक आने के लिए टाइम टी लगेगा, चाहे वेव कोई भी हो या रेस कोई भी हो। और हम लोग यहाँ एक नया माने थे जो आ भी रहा था और जा भी रहा था, आने वाला टी ले रहा था, जाने वाला टी लिया, तो आके जो जा रहा है उसको भी टोटल टाइम टी लगेगा, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। टी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए सी कांस्टेंट है, देखिए ए और सी ये दोनों कांस्टेंट है, साइन आर भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है।
साइन आई साइन आर कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो एफ क्या है? देखिए एफ हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एफ जो है ना ये चेंज होगा। अगर हम यहां से रेज लेंगे तो एफ यहां हो जाएगा, अगर हम यहां से रेज लेंगे तो एफ यहां हो जाएगा, मतलब एफ वेरी करेगा, और एफ वेरी करेगा तो टी भी वेरी करेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन टी एज ए कांस्टेंट, अगर हम चाह रहे हैं कि टी कांस्टेंट हो, देन ए एफ साइन आई माइनस साइन आर बाई सी ये जीरो हो जाना चाहिए, इसको हम जीरो मान रहे हैं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये लफड़ा खत्म, बच जाएगा कांस्टेंट, यानी टी कांस्टेंट होगा। और ये जीरो कब होगा? देखिए ए एफ तो जीरो हो नहीं सकता है, सी तो जीरो हो नहीं सकता है, तो ये जीरो कब होगा? जब साइन आई माइनस साइन आर जीरो होगा, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा। और जब साइन आई और साइन माइनस साइन आर जीरो हुआ, इसका मतलब है कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, और दोनों साइन है कट गया तो हो गया आई इक्वल टू आर। देखिए ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया प्रूफ। थैंक यू।